हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? तो आज आपका लेक्चर है दिल्ली पुलिस HCM एग्ज़ाम 9 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का मेरे भाई, जो एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए, शानदार प्रश्न हूबहू जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन और उसके शानदार सॉल्यूशन। इसमें कुछ रीजनिंग के हैं, कुछ मैथ के भी क्वेश्चन इस बार आपके लिए लाया हूँ मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कृपया चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। चलिए, और अगर ये वीडियो आपको इससे फ़ायदा अगर पहुंचता है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा था संथाल नृत्य से था। आपका संथाल नृत्य मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मनाया जाता है और यह किस हिंदी महीने के आसपास के त्योहारों से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और हिंदी के फागुन चैत में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था मेरे भाई। संथाल नृत्य भारत के पूर्वी राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के संथाल इलाकों में काफ़ी लोकप्रिय है। यह फगुआ फगुआ का मतलब होली के आसपास फाल्गुन और चैत या फिर सोहराई, दीपावली के बाद कार्तिक अगहन जैसे प्रमुख त्योहारों पर किया जाता है, जो इसे इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान बना देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नर्तक सफ़ेद रंग की पोशाक पहनते हैं और बहुत सारे चक्कर गोल गोल घूमना लगाते हैं? तो ये आपका कथक डांस का है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए, चक्कर और गति के बारे में समझ लेते हैं। तो कथक अपनी भ्रामरी यानी चक्करी के लिए जाना जाता है। ये राउंड राउंड घूम के जो डांस होता है उसी को बोलते हैं। नर्तक अपनी एड़ी पर बहुत तेजी से घूमते हैं और प्रदर्शन के दौरान एक साथ कई चक्कर लगाना इस नृत्य की मुख्य विशेषता और चुनौती भी है। सफ़ेद पोशाक का क्या रहस्य है तो ये भी जान लीजिए। शास्त्रीय कथक में अक्सर सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती या रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं। महिलाएं पहनती हैं अनारकली सूट या लहंगा पहनती है जो घूमने पर पूरा गोल फैल सके, ऐसे घूमने पर गोल गोल राउंड हो सके। और पुरुष क्या करते हैं, चूड़ीदार पायजामा और लंबा कुर्ता पहनते हैं पुरुष लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक आपका राइट आंसर था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया और इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। लेकिन आधिकारिक वाक्य ऑप्शन ये था कि क्या था, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई, ऑप्शन ठीक ढंग से लोगों के द्वारा दिया नहीं गया था। तो थोड़ा सा इसमें जो निकाले हैं हम, आधिकारिक आदर्श वाक्य यहाँ बता रहा है खेलो और खिलो। ये उत्तराखंड का 38वीं राष्ट्रीय खेल का ये आधिकारिक वाक्य था। व्यापक स्तर पर से नया भारत नया खेल के संदेश के साथ भी प्रचारित किया गया था, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसे मुख्य रूप से खेलों और खिलों पर जोर दिया था। मेजबान राज्य था उत्तराखंड। देहरादून में हुआ था उत्तराखंड के, हल्द्वानी में हुआ था, ऋषिकेश में हुआ था और अन्य प्रमुख शहर में इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देख लीजिएगा, शिखर से संकल्प तक था या फिर नया भारत नया खेल था या फिर खेलो और खिलो था। तो उसके हिसाब से आपको सही करना था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793? तो यह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने शुरू किया था। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया था, है ना। और लॉर्ड डलहौजी जो था अपने हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। और कर्जन ये ऐसा व्यक्ति था जो 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था और किया था। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। लॉर्ड बेलेजली सब्सिडरी अलायंस के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है मेरे भाई, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वाइट का पर्यायवाची सिनोनिम पूछा था क्वाइट का, तो क्वाइट मतलब होता है बाहर निकलना, त्याग देना, छोड़ देना। तो उसके हिसाब से आपका हो जाएगा एबेंडोन, परित्याग कर देना, त्यागना, छोड़ देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2015 की राष्ट्रीय खेलों नेशनल यूथ गेम्स या फिर नेशनल गेम्स में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई थी और यह किस राज्य में आयोजित करी गई थी? तो यह आपका ग्रीन प्रोटोकॉल शुरू किया गया था केरल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था मेरे भाई। 2015 के खेलों में ग्रीन प्रोटोकॉल लागू किया गया था ताकि आयोजन स्थल पर प्लास्टिक और डिस्पोजेबल वस्तुओं के उपयोग को रोककर इन्हें जीरो वेस्ट इवेंट बनाया जा सके। और यह आयोजन केरल में हुआ था। सुचित्वा मिशन के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक लागू भी किया गया था। सुचित्वा मिशन से लागू किया गया था प्लास्टिक और डिस्पोजल वस्तुओं का उपयोग पर रोक करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका शेयर मार्केट से था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शेयर मार्केट। शेयर बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन जो था, शेयर बाजार में अधिक लाभ की संभावना होती है लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। बिल्कुल सही है, अधिक लाभ अधिक जोखिम भी है शेयर मार्केट में। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें आपूर्ति यानी सप्लाई और मांग डिमांड की शक्तियों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर ज़्यादा व्यक्ति आ गया तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, व्यक्ति कम है शेयर का प्राइस गिर जाता है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 आर करेक्ट, आपका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन था शाहबानो केस जो 1985 से रिलेटेड है और 3 तलाक के मुद्दे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही है? पहला आपका कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1985 के शाहबानो मामले में तत्काल 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा आपका है, शाहबानो मामला मुख्य रूप से CRPC की धारा, क्रिमिनल पेनल कोड की धारा 125 के तहत रख रखाव, गुजारा भत्ता जिसको बोलते हैं, के अधिकार के बारे में था। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी ही सही है, लेकिन सी भी आपका है, डी भी आपका, देख लीजिएगा और इसका डिटेल्स थोड़ा देख लीजिए। शाहबानो केस क्या था 1985 में? यह मामला धारा 125 CRPC के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता के अधिकार से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद, मतलब तलाक की अवधि के बाद का जो गुजारा भत्ता है वो पाने के अधिकारी हैं। ये शाहबानो केस में कहा गया। 3 तलाक जो हुआ, तत्काल 3 तलाक ए विदात को असंवैधानिक घोषित करने वाला फैसला 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में आया था, न कि 1985 के शाहबानो मामले में। तो 3 तलाक का मैटर आया था 2017 के फैसला सायरा बानो बनाम भारत संघ, सायरा बानो वर्सेस भारत संघ के तहत। 1986 का नया कानून क्या था कि शाहबानो फैसलों के विरोध में सरकार ने मुस्लिम महिला यानी तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिसने वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को कम कर दिया था। तो आपका ये राइट आंसर था। देख लीजिएगा ऑप्शन में किस तरह के था मेरे भाई। आगे चलते हैं। 1942 के क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय नेताओं ने क्यों ठुकरा दिया था? इनमें से कौन सी शर्त सबसे विवादास्पद है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जिसके वजह से ठुकरा दिया गया था। भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव था और रियासतों को अलग होने का अधिकार
दिया गया था। जो भारतीय नेताओं को, खास करके कांग्रेस और मुस्लिम लोग को स्वीकार्य नहीं थी, वे इस प्रकार हैं। तो डोमिनियन स्टेट क्या था कि मिशन ने भारत को, मिशन कौन, क्रिप्स मिशन में भारत को पूर्ण स्वराज के बजाय डोमिनियन स्टेट्स देने की बात कही थी, जिसे कांग्रेस ने बीते हुए समय की बात करार दिया। प्रांतों को अलग होने का अधिकार जो उसमें रखा था, तो क्रिप्स मिशन में यह शर्त थी कि यदि कोई प्रांत या रियासत नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहती तो वह अपना अलग संघ बना सकती है। कांग्रेस ने इसे भारत के विभाजन की साजिश माना। यह आपका एनसीईआरटी क्रिप्स मिशन का विवरण के हिसाब से है कि इसको कांग्रेस के नेताओं ने भारत को विभाजन करने की एक साजिश माना, जो बिल्कुल सही बात भी था। मुस्लिम लीग इसमें आपत्ति क्यों जताई, तो मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए ठुकराया क्योंकि यह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान वर्ड का शब्द का यूज नहीं किया गया था। गांधी जी का बयान इसमें क्या था, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को एक ढहते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। ये गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है। डिटेल्स जो मैंने आपको कराया इनमें से आपको बनने की ज़्यादा संभावना भी है। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन सी पूर्व भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिनके एक पैर, दोनों नहीं बल्कि एक में कृत्रिम अंग लगा है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला बनी? तो जोश के सौदागर अरुणिमा सिन्हा जी हैं। अरुणिमा सिन्हा जी हैं मेरे भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी बहुत ही शानदार, बहुत ही दिल को छू लेने वाली, बहुत ही डरावना और भयावह कहानी है मेरे भाई। आप इनको गूगल करके देख लीजिएगा क्या है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, जो एक ट्रेन दुर्घटना के बाद अपना एक पैर खो चुकी थी। इन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और 21 मई 2013 को शिखर पर पहुंचकर इतिहास रचा, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई थी। ये एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और गले में सोने की चेन पहनी हुई थी। रेल में यात्रा कर रही थी, रात्रि का टाइम था। कुछ चोर डकैत लोग चढ़ते हैं और उनसे चैन जबरदस्ती छीनने लगते हैं। तो ये मना करते हैं ना जब, तो इनको ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है। पूरी तरह से घायल हो जाती है, इनका पैर कट जाता है और वो बहुत सारा रात भर पूरा। तो इसका कहानी इनका आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपका भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। आपका ए का थर्ड से संबंधित है। बी का आपका मुक्केबाजी में आपको कांस्य पदक मिला था। किनको? लवलीना बोरहैगन को मिला था। और आपका कुश्ती में रजत पदक मिला था इनको बजरंग पुनिया जी को कुश्ती में मिला था सिल्वर मेडल। मुक्केबाजी में लवलीना बोरहैगन को मिला था ब्रॉन्ज मेडल। और भाला फेंक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा को। 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था इन्होंने। चलिए तो ऑप्शन थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फील्ड हॉकी में डी एरिया का क्या मतलब होता है? व्हाट डज द डी एरिया मीन इन फील्ड हॉकी? तो इसका मतलब होता है गोल कीपर एरिया, जिसको पेनल्टी सर्कल भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। फील्ड हॉकी में डी एरिया वह अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है जो गोल पोस्ट के सामने बना होता है। इसे एस्ट्रिकिंग सर्कल या शूटिंग सर्कल भी कहते हैं। यह मैदान की अंतिम रेखा के केंद्र से 14.63 मीटर यानी 16 गज की दूरी पर खींचा गया एक घेरा होता है, जो अंग्रेजी के अक्षर डी जैसा होता है। गोल करने का नियम है, पेनल्टी और फाउल है। फाउल वर्ड भी पिछला बार पूछा था।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि फाउल बट किससे संबंधित है, तो आपका हॉकी से है। इस तरह से आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जीएसटी से पूछा था, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 1, 2 और 4, 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर है। तो एक क्या बोल रहा है कि जीएसटी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है, ये बिल्कुल सही बात है। और तीसरा आपका क्या है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य स्वतंत्र रूप से उन वस्तुओं पर अलग से कर नहीं लगा सकते जो पहले से ही जीएसटी के दायरे में है, जैसे पेट्रोलियम, शराब जैसे विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, इन सभी को छोड़कर। तो ये आपका ऑप्शन 3 भी सही है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जो कर संरचना को सरल बनाता है और टैक्स पर टैक्स यानी कैस्केडिंग प्रभाव को कम करता है। तो ये आपका 4th भी राइट है। तो आपका 1, 3rd और 4th राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए इसके बारे में डिटेल्स और देख लीजिए कि जीएसटी में स्टेटमेंट 1 जो करेक्ट है, तो जीएसटी ने एक्साइज ड्यूटी यानी वैट और सर्विस टैक्स जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया, उसी में क्या मर्ज कर दिया है। स्टेटमेंट 2 के इनकरेक्ट जो था, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर नहीं। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनकम टैक्स है, तो ये इसके हिसाब से गलत था। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर काम करता है। राज्य जब अपनी मर्जी से जीएसटी के दायरे वाली वस्तुओं पर अलग से टैक्स नहीं लगा सकते, जैसे शराब और पेट्रोलियम को अभी भी इससे बाहर रखा गया। और 4th में क्या है, यह उपभोक्ता के स्थान पर लगता है और पुराने टैक्स सिस्टम की कमियों को दूर करता है। तो आपका 1, 3 और 4th राइट था। अगला प्रश्न आपका मैथ से रिलेटेड है। कैलकुलेट इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5054 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 5544 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको पता होगा फार्मूला SI इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो आपका 5544 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, टाइम 3 वर्ष था, बटा में 100। 5 से काट दीजिए 20 बार में, 2 से काटिए 10 बार में, 2 से आपका 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर रहने दीजिए, इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है। गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, किसके लास्ट में इकाई स्थान पे 6 आ रहा है, कहानी खत्म है। पूरा भी गुना नहीं करना, अगर करना है तो कर लीजिए। 3 दूनी 6, 7 या 21 के 1, फिर आपका हो जाएगा 7 या 21 के 1, कहाँ गया, 7 या 21 के 1 हाथ में दो, 7 या 21 दो 23 के 3 हाथ में दो, 3 दूनी 6 दो 8, इतना हो जाएगा आपका, और बट्टा में 10 है, उड़ेगा 831.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला भी आपका CI से था, चक्रवृद्धि ब्याज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका था। 18,000 पर 24% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक चीज आपको याद रखना है, और यहाँ लिखा है कि ब्याज क्या है, अर्ध वार्षिक छमाही देय है। तो छमाही आपका 1 ईयर में 6 साल का 2 छमाही लगेगा, 2 छमाही लगेगा ना, 6 मंथ वाला 2 गो लगेगा। तो 2 गो जब छमाही यहाँ ब्याज हो जाता है, तो आपका रेट ऑफ परसेंट आधा हो जाता है। 24% है तो 24/2 हो जाता है 12%, और टाइम आपका डबल हो जाता है। 1 ईयर है तो 1 ईयर में 2 छमाही, तो 2 ईयर का आपको निकाल देना है। तो आपको XY फार्मूला आपको पता होगा, 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 गुने 12 अपॉन 100। ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x बाई अपॉन 100। इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं। फाइनल रेट क्या हो जाएगा, फाइनल रेट जो हो जाएगा आपका, तो 12 12 24 इधर हो जाएगा, और 1.44 हो जाएगा, ये प्लस में है। तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 25.44 इतना। तो 18,000 का
18,000 का पूरे 25.44 आप निकाल लीजिए। ये बहुत आसान फार्मूला था मेरे भाई, आपका कट के आपका ये आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तारीफ यानी प्राइस और एप्रिसिएशन के लिए सही सिनोनिम पूछा था, तो आपका कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ या अभिवादन करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से ऑड वन आउट का चयन करें। तो यहाँ थोड़ा सा डिटेल्स में ला दिया था आपको। ए अल्फ़ाबेट का फर्स्ट रैंक में आता है, तो इसका नंबर हो गया नंबरिंग 1। आई आपका 9 में होता है, पी आपका 16 में होता है, एच आपका 8 में होता है। इसमें से कह रहा है कि कौन ऑड था, तो आप एक चीज़ करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और यहाँ आपको 2 का क्यूब करना पड़ रहा है। देखिए सम विषम के हिसाब से तो होगा नहीं, यहाँ विषम यहाँ विषम यहाँ विषम एक सम, तो इस हिसाब से तो होगा नहीं, ठीक है ना, काहे कि यहाँ विषम है यहाँ भी विषम है, 2 गो विषम 2 गो सम तो होगा नहीं। यहाँ स्क्वायर पे ही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 9, 3 का क्यूब 27 होता है। यहाँ सब का स्क्वायर आ रहा है, तो 2 का यहाँ क्यूब दे रहा है, तो ये आपका ऑड था, ये आपका ऑड था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया था। 65 81 के पावर XY4 था, और इधर 9 के पावर 2x+1 था, और यहाँ है 81 के पावर 1.5x आपका था। तो ये आपको पता है कि 81 का स्क्वायर है 65 61, तो ये आपका क्या हो जाएगा 81 का स्क्वायर के ऊपर XY4 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई आपका है, तो मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ कहाँ लिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के पावर 2x+1, अब बटा में जो है 81 के पावर 1.5x। देखो इसको 81 का जो स्क्वायर है, इसको 9 के स्क्वायर के पावर स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो यहाँ हो जाएगा 9 के पावर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के पावर 4/x/4 मल्टीप्लाई 9 के पावर 2x+1, इधर है 81 है, तो इसको भी लिख देंगे 9 के पावर 9 का स्क्वायर 1.5x। देखिए 4 से 4 ही तो गया, तो यहाँ आपका आ जाएगा 9 के पावर x मल्टीप्लाई 9 के पावर 2x, और ये प्लस में है, इसका मतलब बेस सेम होगा, तो आधार में पावर जुड़ता है, तो इसको थोड़ा खोल दिए हैं। ये आपका हो जाएगा 9 के पावर 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3x हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कहानी खत्म इसका हो जाएगा ना, बचेगा 9 के पावर 1, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका था आइसोटॉप से केमिस्ट्री से था। समस्थानिक की पहचान और उनके परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत या तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री विभिन्न समस्थानिकों को उनके भिन्न द्रव्यमान के कारण अलग करती है, जो आधुनिक आइसोटॉप विश्लेषण का आधार भी है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से था। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना था। देखिए यहाँ बोला 7 गुनी हो जाती है, हो जाती का मतलब अमाउंट आपको बोल रहा है, अमाउंट बोल रहा है कि 7 गुनी, मतलब यहाँ लेट प्रिंसिपल मान लेते हैं P बराबर 100, 7 गुनी हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट मेरे भाई 600 रुपये इंटरेस्ट हो रहा होगा, तब जाके अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो मिश्रधन जिसको बोलते हैं, आपका 7 गुनी 700 रुपये हो रहा होगा। तो आप बस फिट कर दीजिए, SI बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। आपका SI 600 है, आपका SI 600 है, प्रिंसिपल आपने 100 माना है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम आपका दे दिया है 20 बरस, निकाल दीजिए, ख़त्म कहानी। 20 दिया 60, आपका 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 30%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर मेरे भाई। तो चलिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।